क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसकी हेडिंग क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, आपको इसको अच्छे से समझना है। आप अपनी अपनी किताबों को खोल के बैठें और जो भी मैं बताऊं इम्पोर्टेंट आप उस पर अंडरलाइन करें और कोशिश करें कि वीडियो देखने के बाद या पढ़ने के बाद घर जाके आप उसी चीज़ को 2 या 3 बार पढ़ें। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन के साथ। जब हम अपने आसपास सराउंडिंग में देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिनकी शेप अलग होती है, जिनका साइज अलग होता है, जिनका टेक्सचर मतलब क्या होता है बेटा, टेक्सचर मतलब होता है जिस चीज़ से मिलकर के वो बनी है। ठीक है, वो अलग होती है। हर चीज़ जो यूनिवर्स के अंदर है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। आप कभी भी देख लेना, कोई भी चीज़ हो, इवन आपका हेयर बैंड है, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े हैं, हर चीज़ किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर के बनी होती है। तो वो मटेरियल जिससे बनी होती है हर चीज़ यूनिवर्स के अंदर, वही मटेरियल आपका क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। हम सांस लेते हैं एयर से, हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, जो क्लाउड्स हैं, स्टोन है, स्टार है, प्लेनेट है, एनिमल है, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या मिट्टी का कोई एक छोटा सा पार्टिकल, हर चीज़ मैटर है। ठीक है, हर चीज़ क्या है, मैटर है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब आपकी पानी की बूंद हो चाहे आपका सैंड का पार्टिकल्स हो, आप पानी की बूंद को कहीं पे भी रखेंगे तो वो जगह घेरेगी कि नहीं घेरेगी, घेरेगी। आप अपने मिट्टी के पार्टिकल को रखोगे तो वो भी जगह घेरेगी। उस जगह में वजन तो होगा, चाहे वजन कितना भी क्यों ना हो, पर उस चीज़ में वजन होता ही है। तो हमारे आसपास पाई जाने वाली वो सारी चीज़ें मैटर हैं, जो कहीं पर रखने पर जगह घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, और उनका खुद का अपना कुछ ना कुछ वजन होता है, अपना खुद ना कुछ मास होता है। वजन को इंग्लिश में मास कहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो अपना क्या करें, स्पेस ऑक्यूपाई करें, उनका कोई ना कोई मास हो, तो उन सब चीज़ों की हम ये सब चीज़ें मैटर की डेफिनेशन में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शुरुआत से क्या है, जो ह्यूमन बींग्स थे वो कोशिश कर रहे थे अपनी सराउंडिंग को समझने की। तो जो शुरुआत के आपके इंडियन फिलोसफर हैं, अर्ली इंडियन फिलोसफर हैं, उन्होंने क्या करा है, मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा। ये हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे इंडियन फिलोसफर ने, इंडियन स्कॉलर्स ने जो बातें बताई हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स में बटा हुआ है। उस बेसिक एलिमेंट 5 मैटर्स को उन्होंने एक साथ जो नाम दिया वो नाम था बेटा पंचतंत्र। क्या नाम था, पंचतत्व नाम था। और ये पंचतत्व थे कौन, आपका पहला था वायु, उसके बाद था पृथ्वी, उसके बाद था आपका अग्नि, उसके बाद था आपका आसमान, उसके बाद था आपका पानी। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के ही हर चीज़ बनी होती है। ये हमारे अर्ली फिलोसफर ने कही थी। ठीक है, एयर, वाटर, स्काई, और उसके बाद में फायर और अर्थ, ये 5 चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि इन पंच तत्व में कौन सा शामिल नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, या कौन सा शामिल है ये आ सकता है। तो आपको याद रखना है एयर, वाटर, फायर, स्काई और अर्थ आपका पंच तत्व में शामिल है। इसके हिसाब से क्या है कि हर चीज़, चाहे तो वो लिविंग बींग हो चाहे वो नॉन लिविंग बींग हो, सारी की सारी चीज़ें इन 5 एलिमेंट से मिलकर के ही बनी है। उन्होंने कहा चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सबकी सब ये 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी है। एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने इसी चीज़ों को सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को जन्म दिया। उन्होंने सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बताया। अब अगर ये तो हमने बात करी जो पुराने फिलोसफर थे, पुराने साइंटिस्ट थे इंडिया के। ठीक है, साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते उनको क्योंकि उस समय साइंटिस्ट वर्ड नहीं आया था, फिलोसफर बोल सकते हैं, दार्शनिक बोल सकते हैं। अब जो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम करते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर करते हैं। किसकी प्रॉपर्टी के बेस पर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल, कि वो दिखने में कैसे हैं, कैसी शेप है उनकी, मोटे हैं पतले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। वो किसी चीज़ के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, उनमें क्या चेंजेस आएगा, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो अब आज के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन होता है मैटर का वो 2 तरीके से होता है। पहला क्या होता है आपका फिजिकल बेसिस पे, दूसरा क्या होता है आपका केमिकल बेसिस पर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैटर, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ हम पढ़ेंगे कि मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि 2 स्कूल प्रिवलेट कर रहे हैं नेचर ऑफ मैटर के रिगार्डिंग में। पहला स्कूल है वो ये बात कहता है कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड।
ठीक है। और हालांकि जो दूसरा है वो ये कहता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जैसे कि मिट्टी में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बनी हुई होती है। तो ये बोला है कि छोटे छोटे पार्टिकल छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो ये दो बातें बोल दी। पहले ने बोली कि कंटिन्यूअस होता है जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड, और दूसरे ने बोली कि पर्टिकुलेट होता है, यानी पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई चीजों को ही क्या कहते हैं, पर्टिकुलेट कहते हैं। नीचे कुछ यूनिट दे रखी है। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर होती है। 1 लीटर के अंदर 1 डेकामीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी दे रखी है, आप घर पे जाके इसे पढ़ें एक बार और देखें एक्टिविटी के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है। नहीं आए तो पूछे, फिर एक्टिविटीज़ के लिए हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे चैप्टर्स की एक्टिविटीज़ पे हम फोकस करेंगे। तो अब क्या है, इस एक्टिविटी में क्वेश्चन एरोज होकर के आया। इस क्वेश्चन के आंसर के अंतर्गत क्या है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अगर आप एक स्पून लेते हैं और उस स्पून के अंदर क्या करेंगे, या तो नमक और या फिर चीनी डाल देते हैं, है ना, और नमक और चीनी डालने के बाद उसे पानी के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, पानी के अंदर उसको घोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये बीकर है, पहला बीकर, इसमें पानी है, दूसरे बीकर में आपने क्या डाला है, सॉल्ट डाला है, और सॉल्ट को फिर उसके बाद में उसे मिलाने की कोशिश करिए। तो आप देखोगे जो सॉल्ट है पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो रहा है, सॉल्ट जिन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है वो पार्टिकल्स जो है, पानी का जो पार्टिकल्स है, ऐसा कोई चीज़ किसी में कब डिजोल्व होती है पता है, जैसे पानी, हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, तो पानी के भी अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के मॉलिक्यूल से थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं बनाऊं, तो जैसे कि ये देखो, ये आपका ये कोई पानी है, और पानी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बीच में जगह होती है किसी और मॉलिक्यूल के सेट होने की। तो जब इस पानी के अंदर हम नमक को डालते हैं तो नमक भी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इन सॉलिड वाले, ये लिक्विड वाले जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस रह गया है, उस स्पेस में जाकर के अपने आप को क्या कर लेते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं, पूरे स्पेस को कवर कर लेते हैं, और कहीं पर भी जगह नहीं बचती है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो पानी है उसके अंदर नमक पूरा क्या हो चुका है, घुल चुका है, पूरा उसके अंदर वो रिवॉल्व हो चुका है। डिजोल्व होने के पीछे का रीजन ये होता है जो मैंने आपको अभी भी बताया, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर उसके पार्टिकल्स में स्पेस नहीं हो, ये जो आपका गिलास है या आपका कोई भी चीज है, इसके अगर तुम इसके अंदर नमक डाल दो, क्या नमक इसमें घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। और जब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो इसके अंदर जो नमक डालोगे तो नमक के पार्टिकल्स को कहीं पे जगह नहीं मिलेगी इसके अंदर इंडक्ट होने के लिए। ठीक है ना, तो इसी वजह से जहां पर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, वहीं ही दूसरी चीज आकर के बैठ सकती है, मिल सकती है, और वो क्या हो सकती है, घुल सकती है। तो इसीलिए लिक्विड की चीजों में ही ज्यादातर सॉलिड की चीजें क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल स्मॉल होते हैं, हमें पता है, छोटे के मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अब टॉपिक क्या है कि ये पार्टिकल छोटे होते कितने हैं, कितने छोटे हम इनको मान के चलें। तो ये फिर से एक एक्टिविटी है, इसमें आपको 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमामैंगनेट दे रखा है, और इसको 100 मिलीलीटर के पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, और जब ऐसा किया गया है तो अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बन जाता है, जिसमें से 90 ml क्लियर वाटर है। इसमें से आप 10 ml सॉल्यूशन जो है निकाल करके दूसरे 90 ml वाले क्लीन वाटर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा आप 5 से 8 टाइम्स में करते हैं तो पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इस बीकर में लिखा हुआ है। पहले आपके पास ये पानी था, फिर आपने ये नमक डाला, फिर इसको नमक में इस वाले पार्ट को निकाल कर थोड़ा सा फिर दूसरे साफ पानी में डाला, दूसरा साफ पानी भी थोड़ा थोड़ा पर्पल कलर का हो गया, पिंक कलर का हो गया, फिर दोबारा से साफ पानी में डाला। तो ये देखो आप हल्का होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसी पानी को साफ पानी के अंदर बार बार डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये पार्टिकल छोटे कितने होते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाउ पार्टिकल्स आर ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल कितने छोटे हैं। जब जब आप इसका डाइल्यूशन कर रहे हो तो बार बार कलर क्या हो रहा है, लाइट होता चला जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ही छोटे छोटे होते हैं, आप अपनी नेक्ड आइज से इनको नहीं देख पाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में अपने मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट को ही वो दोबारा से रिपीट कर रहा है कि जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमामैंगनेट के, ठीक है ना, जो कि आपसे बड़े से वॉल्यूम, पानी का बड़ा वॉल्यूम यानी कि 1000 लीटर के पानी के अंदर आपको डाला गया है, वो मिलीलीटर था, ये लीटर है। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन में क्या निकाला कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल जो थे वो एक क्रिस्टल पोटेशियम परमामैंगनेट, ठीक है, उसको कीप कर रहे थे और उसके अंदर क्या हो रहे थे, डिसॉल्व हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हम साफ पानी में दोबारा उसको डालते जा रहे थे, कलर हल्का होता जा रहा था। इसका मतलब पार्टिकल्स कैसे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे। आप इस एक्टिविटीज को कर सकते हैं। आप 2 ml डिटॉल ले सकते हैं, उसे पोटेशियम परमामैंगनेट के अंदर डाल सकते हैं, तो आप देखेंगे उसमें से स्मेल निकल के आएगी। ठीक है ना, और दूसरे अगर आप उसी में से दोबारा से डालते हैं, यानी कि अब आप उसी पानी को ही दोबारा किसी साफ पानी में बार बार डालेंगे तो स्मेल कम होती चली जाएगी।
ठीक है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, आप उन्हें अपनी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं, आप इतना सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पनाओं से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उन पार्टिकल्स की खूबियाँ क्या हैं। तो पहली जो खूबी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक में। पहली क्या है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है। उसके बाद में देखो कुछ पार्टिकल्स जो हमने अभी अभी पढ़े, जैसे हमने बोला चीनी, नमक, डेटॉल और पोटेशियम परमांगनेट, ये सब हमने अभी अभी जो नाम लिए थे ये सब पानी में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जब आप चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, या लेमोनॉड बोलते हैं बेटा नींबू पानी को, जो नींबू पानी होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमोनेड बोलते हैं उस नींबू पानी को। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जो होता है वो भी क्या करते हैं, अब देखो जब उस पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं होगा, मैंने आपको अभी भी बताया था, तो मैटर उस स्पेस के अंदर जो जगह है वहाँ पर उस जगह के अंदर जाकर के दूसरे पार्टिकल जाकर के वहाँ पे इंडक्ट हो जाते हैं और उस स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है। तो मानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इसी वजह से चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी डिसॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद आपको एक और दो एक्टिविटीज़ और दे रखी हैं, आप इनको पढ़ लें एक बार और अच्छे से। ठीक है। हम आगे चलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी कि वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते बल्कि वो आराम से कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, और अब वो कंटिन्यूसली मूविंग करते क्यों है, क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी होती है। कोई भी इंसान काम करता है कब, जब उसके पास एनर्जी होती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। तो नॉन लिविंग के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके हर टाइम अगर आपके मोशन कर रहे हैं तो क्यों, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है, और उनके अंदर जो एनर्जी है जिसकी वजह से वो ऐसे कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं, उस एनर्जी का नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, कब घटती है, जब आप किसी भी मैटर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। एक मिनट, सॉरी। जब आप किसी भी मैटर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज हो जाती है, जब आप उस पार्टिकल का एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो। तो ये तीन एक्टिविटीज में आपने देखा था कि जो पार्टिकल को अब जब पार्टिकल्स और मैटर को अब इंटरमिक्स कर रहे थे आपस में, तो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो एक दूसरे के स्पेस के अंदर जाकर के इंटरमिक्स हो रहे थे। और अब एक बात और समझो, जब दो अलग अलग काइंड के पार्टिकल्स, जैसे कि ये ग्लास का पार्टिकल है, ये किताब का पार्टिकल है, अगर मैं दो अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं उनको अगर मैं एक साथ मिला देती हूँ, एक साथ इंटरमिक्सिंग कर देती हूँ, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं आप डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप याद कर लें कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब आप इंटरमिक्स कर देते हैं तो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स को, तो वो हम क्या बोलते हैं, हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। ये आपने इससे पहले जो एक्टिविटीज थी उसमें यही शो करने की कोशिश की गई थी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। फिर से एक्टिविटी है, आपको ये एक्टिविटी पढ़नी है, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं पढ़नी है। उसके बाद इस एक्टिविटी के बाद नीचे कंक्लूजन में दे रखा है कि ये जो तीन एक्टिविटीज ऊपर हुई हैं ये क्या सजेस्ट कर रही है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। और ठीक है ना, एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहे हैं आपस में, और ये जो फोर्स है आपका मैटर के बीच में जो लगता है, इसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को आपस में फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के पास आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपको 100% सॉल्व करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इनके आंसर फाइंड आउट करें। ठीक है। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर को रिवीजन करने के लिए भी। अब मैटर की स्टेट्स देखते हैं। तो मैटर की जो स्टेट्स होती है मोस्टली 3 स्टेट्स होती हैं। पहली होती है बेटा सॉलिड, कोई भी चीज आपको या तो सॉलिड फॉर्म में मिलती है, या आपको वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, या फिर आपको वो गैस फॉर्म में मिलती है। तीन ही ये क्या होती है, मैटर की स्टेट होती है। ठीक है ना, या तो ठोस मिलती है, तरल मिलती है, या फिर आपको गैस के फॉर्म में मिलती है। ठीक है ना। तो मैटर की जो स्टेट है ये मैटर की स्टेट अलग अलग क्यों है, कोई चीज़ सॉलिड क्यों है, कोई चीज़ लिक्विड क्यों है, कोई चीज़ गैस क्यों है, क्यों, क्योंकि वो जिस पार्टिकल से मिलकर के बनी है उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही कोई भी चीज़ सॉलिड होती है, कोई भी चीज़ लिक्विड होती है और कोई भी चीज़ गैस होती है। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है। फिर से आपको एक एक्टिविटी पढ़नी है, उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, अपनी सॉलिड स्टेट को देखते हैं। हम एक एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं। जो सॉलिड होता है ना बेटा, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। क्या होती है कि पहली बात तो उसकी डेफिनेट शेप होगी। डेफिनेट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप उसकी शेप को ऐसे तड़ो मड़ो नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसकी शेप तोड़ दी तो फिर वो दूसरी शेप में बदल जाएगा। तो उसकी पर्टिकुलर एक शेप होती है जो हर टाइम बदलती नहीं रहती है।
ठीक है। पानी ये क्या है, पानी ग्लास में है तो ग्लास जैसा दिखेगा, मटके में डाल दो मटके जैसा दिखेगा, है ना, प्लेट पर दीवार इस पे जमीन पर डाल दो तो एकदम फैला हुआ दिखेगा, तो ये शेप बदल रहा है। लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं होता, ग्लास को यहाँ रखो तो भी ऐसा दिखेगा, जमीन में डाल दो तो भी ऐसा दिखेगा, पानी के अंदर डाल दो तो भी ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सॉलिड क्या होते हैं, डेफिनेट शेप होती है इनकी, इनकी बाउंड्रीज जो होती है फिक्स होती है, इस वजह से इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ये यहाँ पे टेबल यहाँ रखी, यहाँ पे इतनी जगह घेर रही है, यहाँ रख दोगे वहाँ भी उतनी ही जगह घेरेगी, हर जगह क्या है, जगह एक बराबर ही घेरेगी। तो पहली बात इनकी डेफिनेट शेप होती है। दूसरी बात इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हर जगह जाकर के ये जगह घेरने का सिस्टम अलग अलग नहीं करती। दूसरी बात इनकी कंप्रेसिबिलिटी एकदम निग्लिजिबल होती है, आप इस ग्लास को ऐसे करके पूरी जान लगा दोगे तब भी जाकर के तुमसे ऐसे मुड़ेगा नहीं, क्योंकि अब मुड़ेगा भी तो बहुत आपको बहुत हाई कंप्रेस करना पड़ेगा, बहुत हाई कंप्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या बोला है कि जो सॉलिड है उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि तुम उसकी शेप को चेंज तो कर सकते हो, तुम इसको ग्लास से इसको तोड़ मरोड़ करके कुछ और तो बना सकते, लेकिन आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, हैमरिंग करनी पड़ेगी, इसको तोड़ना पड़ेगा बाय फोर्स। ठीक है, तो आप इसकी शेप कब चेंज कर पाते हो, जब आप इस पर कोई भी आउटसाइड का फोर्स लगाते हो। जो सॉलिड होता है तुम उसको तोड़ सकते हो, लेकिन उसकी पोजीशन को, उसकी शेप को चेंज करने में क्या होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत रिगिड होता है, बहुत ठोस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप किसी रबर बैंड को क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो तुम उसकी अपनी उसकी शेप को चेंज कर रहे हो। तो लेकिन तुमने अगर रबर बैंड को अगर आपने स्ट्रेच करा है, अगर आप रबर बैंड को क्या कर रहे हो, अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो तो आप इसमें क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। क्या रबड़ अपने आप स्ट्रेच हो जाती है, नहीं होती, आपको उस रबड़ को दोनों साइड से पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करना पड़ता है, तब वो रबर बैंड स्ट्रेच होती है। इसका मतलब सॉलिड है रबर बैंड, अपनी शेप चेंज कर रही है, लेकिन कब कर रही है, जब तुम उसको फोर्स दे रहे हो, जब तुम उस पर बल लगा रहे हो। ठीक है, दूसरी बात शुगर और सॉल्ट क्या है, ये दोनों ही शुगर और सॉल्ट आपके सॉलिड होते हैं। आपका जो स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज जिसको आप ऐसे कंप्रेस करके अपनी हाथ की एक्सरसाइजेस करते हो, स्पॉन्ज वाली बॉल आपने बहुत देखी होगी, वो स्पॉन्ज भी आपका सॉलिड होता है, उसकी भी शेप बदल जाती है, पता है, इसकी शेप बदलती है, लेकिन कब, जब आप फोर्स लगा के उसे ऐसे दबाते हो। ठीक है, तो ये सब क्या थे, आपके सॉलिड के एग्जांपल्स थे। रबर बैंड के बारे में मैंने आपको समझाई दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपका शुगर, सॉल्ट, क्रिस्टल, ये सब क्या है, आपके सॉलिड है। आप इनको हैंड में देख सकते हो, टेबल पे रख सकते हो, प्लेट पे रख सकते हो, जार पे रख सकते हो। मैंने आपको स्पून ऑफ मिनट होल देखा है, इसमें इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, आप इसको बार बार स्पॉन्ज को, स्पून नहीं सॉरी, स्पॉन्ज को बार बार ऐसे करके आप एक्सरसाइज करते हो, और उसके अंदर भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या थी, आपकी सॉलिड स्टेट तक था। उसके बाद लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा। लिक्विड की जो होती है कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, मैंने आपको अभी बताया, आप गिलास को पानी, गिलास के अंदर पानी रखा है तो पानी की शेप गिलास जैसी है, किसी और में रख दोगे तो उसकी शेप वैसी हो जाएगी, इसका मतलब इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या, आप इसे कंटेनर में रखो चाहे किसी में रखो, जितना उसका है वॉल्यूम उतना ही रहेगा। लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज करता रहता है। लिक्विड बहुत रिगिड नहीं होता, बहुत ठोस नहीं होता, लेकिन लिक्विड फ्लूइड होता है। अब फ्लूइड में और लिक्विड में क्या अंतर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिक्विड होता है ना, अगर आप लिक्विड को देखोगे, एक मिनट, अगर आप लिक्विड को देखोगे तो जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड आपका बहुत ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी नहीं होती है। शहद देखो और पानी देखो, शहद को ऐसे करके ऐसे पानी से निकाल के ऐसे जमीन पर डालना, बहुत जल्दी डल जाएगा और इतने बड़े एरिया में फैल जाएगा। ठीक है ना। अगर आप शहद को डालोगे ना, शहद की जिस बूंद को आप जितने एरिया में डालोगे वो उतनी ही रहती, क्योंकि लिक्विड थोड़ा पतला होता है और फ्लूइड थोड़ा आपका गाढ़ा होता है, इसीलिए हम फ्लूइड को लिक्विड की जगह फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में और आपको ये समझाने की कोशिश की गई थी। आपने सॉलिड और लिक्विड को देखा था, अगर आप सॉलिड और लिक्विड को आपस में डिफ्यूज कर देते हो तो वो सॉलिड में बदल जाता है। जो आपका एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, है ना, तो गैसेस को आपको पानी में डिफ्यूज कर देते हो तो आपका क्या होता है, वो पूरी की पूरी लिक्विड में बदल जाती है। अगर वो गैसेस जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी की सारी आपके प्लांट्स जो है यूज करते हैं और ये पानी के अंदर भी पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, लिक्विड के अंदर आप गैस को इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं आपके, जो पानी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, आप पानी के अंदर ब्रीथ कर रहे हैं, तो जो एक्वेटिक एनिमल जो ब्रीथिंग पानी में करे, इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन नाम की गैस है, और ऑक्सीजन नाम की गैस है, इसका मतलब क्या है कि लिक्विड के अंदर गैस का डिसोल्यूशन हो जाता है, तो वो ऑलरेडी लिक्विड ही रहती है, वो गैस में तब्दील नहीं हो जाती। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को आप डिफ्यूज करोगे तो भी एंड में जो कन्वर्जन निकलेगा वो लिक्विड ही निकलेगा। एग्जाम्पल, पानी के अंदर पहले से ऑक्सीजन तो है ही, उसके अंदर आपने नमक और डाल दिया तो नमक क्या है, आपका सॉलिड है, गैस पहले से आई, तो ऑलरेडी आपको जो मिक्सचर जो मिल रहा है किसमें मिल रहा है, लिक्विड में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीजों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेट लिक्विड ही मिलेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो होता है आपका, वो हायर होता है सॉलिड से, यानी डिफ्यूज होने की जो पावर होती है, यानी सॉलिड में तुम किसी चीज को मिलाओगे तो इतनी जल्दी डिफ्यूजन, इतनी जल्दी उसके अंदर घुलेगा नहीं, जितनी जल्दी चीजें लिक्विड के अंदर घुल जाती है। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, कम होता है ना। ये आपका फैक्ट है लिक्विड स्टेट का कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इसकी ज्यादा होती है। इसके बीच में
स्पेस भी होता है। सॉलिड के कंपैरिजन में इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि सॉलिड के अंदर तो पार्टिकल्स के बिटवीन में बिल्कुल भी स्पेस होता ही नहीं है। लिक्विड के अंदर स्पेस होता है, इसी वजह से इसके अंदर चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, चीज़ें जो है घुल जाती हैं। एक लास्ट स्टेज आपकी बची है एक और, इसमें है वो है गैसियस स्टेज। गैसियस स्टेज में आपको क्या याद रखना है, जैसे कि आपका बैलून है, बैलून में आप अपनी हवा भर देते हैं तो उसमें गैस भर जाती है तो वो फूल जाता है। सिलेंडर के अंदर गैस भरी रहती है, जिससे आप अपने घर में चूल्हा वगैरह जलाते हैं, ठीक है ना, खाना पीना बनाते हैं, जो भी आप करते हैं, ठीक है। तो गैसेस है, ये आपका एग्जांपल है। ये देखो आपका ये पिस्टन है, ये आपकी रबर कॉर्क है, ठीक है, ये गैस भरी हुई है। तो गैस की प्रॉपर्टीज को और देखते हैं हम पहले। इसमें और दोबारा से क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, आपको एक्टिविटीज भी पढ़नी है, ठीक है। गैस वाला कहाँ गया, एक मिनट, हाँ इधर है गैस। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। आप बैलून को जितना चाहे उतना ज़्यादा ऐसे दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती हैं। सॉलिड लिक्विड दोनों से ज़्यादा अगर पूछा जाए कंप्रेसिबिलिटी में कौन सबसे ज़्यादा है, तो आपका गैस है, उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद आपका सॉलिड आएगा। एलपीजी गैस आपने सुनी होगी, एलपीजी की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपकी एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। सिलेंडर के अंदर जो भरी हुई गैस होती है वो एलपीजी होती है, उसकी फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। इसे खाना बनाने के लिए घर में आप यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में आप ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर जाते हैं। दूसरी आपकी गैस होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जिसे हम सीएनजी कहते हैं, जो फ्यूल के रूप में यूज होती है ना। इसकी बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, इसी वजह से हम इसे सिलेंडर वगैरह में क्या कर पाते हैं, फिल कर पाते हैं और इजीली हम इसको ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। ठीक, किचन में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा। गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतनी स्पीड से मूव करते हैं कि खाना चाहे कितनी दूर बन रहा हो आपको तुरंत खुशबू आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की मूविंग की जो रेट होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, पार्टिकल जो होते हैं वो फूड में जो मिक्स होते हैं वो बहुत स्पीड से क्या करते हैं, आप किचन से बाहर निकल आते हैं और आपकी नोस्ट्रिल तक पहुंच जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि मम्मा खाना बना रही हैं और खाना बहुत टेस्टी है। तो गरम गरम खाने खुशबू जल्दी आती है, ठंडे खाने खुशबू नहीं आती, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उतनी ही स्पीड से वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो स्मेल इसीलिए आपको कौन से खाने की आती है, आपको हॉट कुक फूड की स्मेल आपको जल्दी विद इन ए सेकंड आपको पता चल जाती है। सॉलिड और लिक्विड का आप इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर कर सकते हैं। पार्टिकल्स की स्पीड बहुत हाई होती है और दूसरी बात इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड और लिक्विड के मुताबिक, दोनों के मुताबिक स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है अदर गैसेज के मुताबिक, इसके अंदर गैस के अंदर। ठीक है, गैस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं लेकिन बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल एक दूसरे को आपस में हिट करते हैं कंटेनर के अंदर, इसलिए थोड़ा सा लीक होते ही पार्टिकल्स एकदम बाहर निकल जाते हैं, पूरी जगह पे उसकी जो गैस की स्मेल है वो फैल जाती है। पर यूनिट एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल के ऊपर एग्जैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स आपको बॉक्स में दिख रहे हैं, पार्टिकल्स में बहुत कम स्पेस है, एकदम कवर्ड है। लिक्विड के पार्टिकल्स देखिए थोड़ा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, पार्टिकल थोड़ा मूव कर पा रहे हैं। गैस के पार्टिकल देखिए कितने ज़्यादा स्पेस है, बहुत दूर दूर है एकदम, के आराम से वो क्या कर सकते हैं, जगह दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अब क्या पढ़ना है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो आपका ये चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है, इस बचे हुए चैप्टर को अब हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी इतना जितना पढ़ाया आप उतना अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे से याद करें। बचे हुए चैप्टर को हम कल कंप्लीट करेंगे। जैसा लगा हो वैसा मुझे बता दें, जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें।